हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे पॉलिटी पाठशाला के इस चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कैग के बारे में। कैग यानी कि कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, हिंदी में कहें तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। तो कैग का जो पद होता है ये हमारे संविधान में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पद माना जाता है। इस बात का आइडिया आप इस बात से लगा सकते हैं कि कैग का जो पद होता है इसे सुप्रीम कोर्ट के जज के समान दर्जा दिया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट के जज का दर्जा आप सब जानते ही होंगे, बहुत ऊंचा होता है। तो कैग आखिर काम क्या करते हैं, और हाँ, इनके बारे में एक बात जो डॉक्टर अंबेडकर ने कही थी कि भारतीय संविधान में कैग सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होगा। इस बात से भी आप इसका आइडिया लगा सकते हैं। तो आखिर इनका काम क्या होता है? तो जैसे कि हमने पढ़ा कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, तो बेसिकली इनका काम क्या होता है कि केंद्र और राज्य दोनों का जो खर्च होता है उस खर्चों की जांच करना। यानी कि बेसिकली केंद्र और राज्य सरकार अपना खर्च कहाँ से करते हैं? संचित निधि से। तो संचित निधि से इन्होंने कितना खर्च किया है, कहाँ कहाँ पैसा लगाया है, उस सब की जांच करने का जो अधिकार है ये कैग को होता है। और ये सब काम जो है हमारे देश में कैग के द्वारा किया जाता है, ना सिर्फ केंद्र का बल्कि राज्यों का। लेकिन एक छोटी सी बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि जो हम स्थानीय सरकार देखते हैं, यानी कि जैसे कि पंचायत या नगर पालिका, ये इसके कंट्रोल में नहीं आती हैं। तो इसको जो है कैग के दायरे से बाहर रखा गया है। ये छोटी संस्थाएं हैं, वैसे भी ये कैग के अंदर नहीं आती हैं। तो बेसिकली ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खर्चों की जांच करेगा। अच्छा, कैग का जो पद होता है ये संवैधानिक पद होता है। तो आर्टिकल 148 से लेके 151 तक हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो बेसिकली हमारे लिए इसमें दो ही आर्टिकल इम्पोर्टेंट है, 148 और 149। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं 148 को। एग्ज़ाम में कई बार ये क्वेश्चन बनते हैं कि संविधान में क्या बात मेंशन है या किस आर्टिकल में कौन सी बात मेंशन है या नहीं है। तो इसको हम डिटेल्स में यहाँ पे देख लेते हैं कि आर्टिकल 148 में एग्जैक्टली लिखा क्या हुआ है। सबसे पहले इसमें हम पढ़ते हैं बेसिकली नियुक्ति और शपथ और सेवा शर्तें, कि नियुक्ति कौन करेगा, कैसे होगी, शपथ और सेवा शर्तें क्या होंगी, ये सब। नियुक्ति जो है वो कैग की राष्ट्रपति के द्वारा होती है, हस्ताक्षर और मुद्रा सहित। तो ऐसी बहुत कम नियुक्तियां हैं जो कि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर और मुद्रा सहित होती हैं। ऐसी नियुक्तियों में अगर हम बात करें तो एक राज्यपाल की नियुक्ति होती है और दूसरा सुप्रीम कोर्ट के जज की, और उसके बाद यहाँ पे कैग की नियुक्ति होती है। काफ़ी टाइम एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन भी बन जाता है कि निम्न में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के हस्ताक्षर और मुद्रा सहित होती है। तो ये भी आपको याद रखना है इसमें। हटाने की विधि सुप्रीम कोर्ट के जज के समान, क्योंकि जो इनका जो पद होता है वो सुप्रीम कोर्ट के समान होता है। तो इनको यहाँ पे हटाने की विधि भी क्या होगी, इनको राष्ट्रपति चाहे ऐसे डायरेक्ट नहीं हटा सकता, नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। अच्छा, नियुक्ति में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, लेकिन इसमें किसी कॉलेजियम की व्यवस्था नहीं है। तो डायरेक्ट राष्ट्रपति के द्वारा किसी भी व्यक्ति को जो है जो इसकी सेवा जो इसकी शर्तें पूरी करता है उसको राष्ट्रपति के द्वारा कैग बना दिया जाता है। बेसिकली यूपीएससी के जो मेंबर्स होते हैं, यूपीएससी के जो सदस्य होते हैं, तो यूपीएससी के लोगों को ही ज़्यादातर कैग के पद पे रखा जाता है। इसके बाद है शपथ। शपथ राष्ट्रपति के सामने लेते हैं। बेसिकली जो सारी शपथ हैं वो राष्ट्रपति के सामने ही, राष्ट्रपति के समक्ष ही ली जाती हैं। जो भी केंद्र के जो भी इम्पोर्टेंट पद होते हैं उन सब की शपथ जो है राष्ट्रपति के द्वारा ही ली जाती है, राज्य में राज्यपाल के समक्ष। तो शपथ जो है वो राष्ट्रपति के समक्ष ली जाती है।
और अगर हम इनकी शपथ को पढ़ते हैं तो वो जो है अनुसूची 3 में हम शपथ के बारे में पढ़ते हैं। तो इनकी शपथ की चर्चा किस में है? भारतीय संविधान की अनुसूची 3 में। वेतन और सेवा शर्तें के बारे में मेंशन है कि सेवा शर्तें वो होंगी जो संसद विधि के द्वारा निर्धारित करे। कैग सेवानिवृत्ति के बाद किसी लाभ के पद पर नहीं रह सकता। तो किसी भी सरकार के किसी भी लाभ के पद पे ये अपनी सेवानिवृत्ति के बाद नहीं रह सकते। लेकिन यहाँ आपको ध्यान में रखना है कि जैसे कि हम देखते हैं कि कई बार जो है ये जो कैग होते हैं या बहुत से जिनके बारे में ऐसा मेंशन होता है कि ये जो है लाभ के पद पर नहीं रह सकते या किसी सरकारी पद पर नहीं रह सकते। लेकिन बेसिकली हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे लोगों को राज्यपाल बना दिया जाता है या कोई नेता बन जाते हैं। तो जो नेताओं का पद है, राज्यपाल का पद है या किसी मंत्री का पद है, ये बेसिकली लाभ के पद नहीं माने जाते हैं। तो ये चाहे तो किसी कोई मंत्री बन सकते हैं, बाद में राज्यपाल बन सकते हैं, लेकिन ये जो है ये क्योंकि ये लाभ के पद नहीं माने जा सकते, सरकारी जॉब वगैरह ये नहीं कर सकते हैं। इसके बाद कैग सेवानिवृत्ति के बाद किसी ठीक है और पद पर रहते हुए इनकी सेवा शर्तें और वेतन में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इनकी सेवा शर्तें पहले एक कानून बना के निर्धारित कर दी गई हैं कि इतनी इतनी होंगी। अब इनकी नियुक्ति हो चुकी है, लेकिन नियुक्ति के बाद अगर संसद चाहे कि हाँ इनकी जो सेवा शर्तें इनमें बदलाव कर दो, इनके वेतन कम कर दो, सैलरी कम कर दो, तो ये सारी चीज़ें नहीं की जा सकती हैं इनके पद पे रहने के बाद। अगर ये पद ग्रहण कर लिया तो उसके बाद इसमें कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, यानी कि बढ़ाया जा सकता है, घटाया नहीं जा सकता है किसी भी चीज़ को। दूसरे आर्टिकल की यहाँ हम बात कर लेते हैं। आर्टिकल 149 में है कर्तव्य और शक्तियाँ। कैग संघ और राज्यों के संबंध में ऐसे कर्तव्य और शक्तियों का पालन करेगा जिन्हें संसद के द्वारा बनाई गई विधि के अधीन विहित किया जाए। तो बेसिकली कैग की शक्तियाँ और जो कर्तव्य हैं ये आर्टिकल 149 में दिए गए हैं, लेकिन इसके बारे में ये नहीं कहा गया है कि हाँ क्या होंगे। ये संसद के ऊपर छोड़ दिया गया है कि संसद निर्धारित करेगी कि इनके कर्तव्य क्या होंगे, शक्तियाँ क्या होंगी। लेकिन जब हमारा संविधान बनाया गया था तो उस टाइम पे ये कह दिया था कि ये निर्धारित तो संसद करेगी कि इनकी शक्तियाँ और कर्तव्य क्या होंगे। लेकिन जब तक संसद ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं करती है, संसद ऐसा कोई उपबंध नहीं करती है, तब तक कैग ऐसे कर्तव्यों और शक्तियों का प्रयोग करेगा जो इस संविधान के प्रारंभ होने से ठीक पहले डोमिनियन भारत के समय कैग को थी। यानी कि डोमिनियन स्टेट का दर्जा जब तक हमें मिला हुआ था, ऑलमोस्ट जब तक हमारा 1950 तक जब तक हमारा संविधान बन के लागू नहीं हुआ, तब तक हमें एक डोमिनियन स्टेटस मिला हुआ था। तो उस टाइम पे एक अंतरिम सरकार काम कर रही थी। तो उस टाइम पे जो कैग हुआ करते थे, तो उस टाइम पे उनकी जो शक्तियाँ थी, उनकी जो पावर्स थी, उसी तरीके की शक्तियाँ और कर्तव्य इनको होंगे जब तक कि संसद खुद से कोई उपबंध इनके लिए नहीं कर देती। इससे रिलेटेड कुछ अदर फैक्ट की बात कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले आपको ये ध्यान रखना है पिछले 2 आर्टिकल जो हमने पढ़े ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं कैग के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें जो भी बातें लिखी हुई हैं वो आपको अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि एग्ज़ाम में मैक्सिमम टाइम में क्वेश्चन बनते हैं कि क्या ये संविधान में मेंशन है या नहीं है। तो इनकी जो सेवा शर्तों के बारे में जो मेंशन है, शपथ के बारे में, ये सारी चीज़ें क्या संविधान में मेंशन है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत की जो कैग की जो सेवा शर्तें होती हैं, क्या उनके बारे में संविधान में क्या लिखा हुआ है, क्या वो संविधान में निर्धारित की गई है या संसद निर्धारित करेगी। तो ये आपको याद रखना है कि आर्टिकल 149 में सिर्फ ये लिखा है कि शक्तियाँ और जो कर्तव्य हैं वो संसद निर्धारित करेगी विधि बनाकर। तो सब सेवा शर्तें ये होंगी, शक्तियाँ ये होंगी, ये संविधान में डायरेक्ट नहीं लिखा है बल्कि ये संसद के ऊपर छोड़ दिया गया है। तो ये आपको याद रखना है। इससे रिलेटेड कुछ अदर फैक्ट की अगर हम बात करें तो नियुक्ति और इस्तीफ़ा,
ये चाहे तो इस्तीफ़ा दे सकते हैं और ये इस्तीफ़ा राष्ट्रपति को देंगे। और बेसिकली जो भी केंद्र सरकार में जो भी ऐसे पद होते हैं तो वो सब इस्तीफ़ा ज़्यादातर राष्ट्रपति को ही देते हैं और नियुक्ति ज़्यादातर राष्ट्रपति के द्वारा होती है। शपथ भी ज़्यादातर राष्ट्रपति के समक्ष ली जाती है। तो कुछ ये बेसिक थिंग्स हैं जो मैक्सिमम जो पद आप पढ़ेंगे, मैक्सिमम ऐसी संस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे तो उनकी जो नियुक्ति, इस्तीफ़ा और शपथ ये सब राष्ट्रपति के समक्ष होती हैं। कार्यकाल जो है इनका 6 और 65 का होता है, यानी कि 6 साल या 65 वर्ष। और इसके बारे में संविधान में मेंशन नहीं है कि इनका जो कार्यकाल है ये 6 साल का होगा या 65 वर्ष का होगा, ये भी संसद ने निर्धारित किया है। इसके बाद वेतन सुप्रीम कोर्ट के जज के समान होता है इनका। और रिपोर्ट ये अपनी ये जो रिपोर्ट जो है ये अपनी केंद्र सरकार में जो है वो राष्ट्रपति को देंगे और राज्य सरकार में राज्यपाल को, क्योंकि ये केंद्र और राज्य दोनों के खर्चों की, दोनों की संचित निधि से हुए खर्च की जांच करते हैं। तो केंद्र की जो रिपोर्ट है वो राष्ट्रपति को और राज्य की जो रिपोर्ट है वो राज्यपाल को देंगे। राष्ट्रपति इनको संसद में रखवाते हैं और राज्यपाल इनको विधानमंडल में रखवाते हैं। तो ये कुछ फैक्ट आपको याद रखने हैं। बात कर लेते हैं कैग की निम्न खातों की, कैग किन किन खातों की जांच कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें ध्यान में रखना है कि केंद्र व राज्य दोनों की संचित निधि की जांच कर सकते हैं। ये केंद्र शासित प्रदेश की संचित निधि की जहाँ विधानसभा न हो, जहाँ विधानसभा हो, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, जहाँ विधानसभा हो तो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश की ये जांच कर सकते हैं जहाँ पे विधानसभा है। इसके बाद है केंद्र और राज्य सरकारों की आकस्मिक कोष की। तो जो आकस्मिक कोष होता है उसकी भी जांच कर सकते हैं और संचित निधि की भी जांच कर सकते हैं। केंद्र व राज्य सरकारों के लोक खाते की जांच कर सकते हैं, सरकारी कंपनियों के खाते की जांच कर सकते हैं और वे सभी संस्थाएं जिन्हें सरकार से सहायता राशि मिलती है उनकी जांच ये कर सकते हैं। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि किनकी जांच ये नहीं कर सकते, कौन से ऐसे अकाउंट्स हैं। तो स्थानीय सरकार के खाते, मैंने पहले ही कहा था वीडियो के स्टार्टिंग में कि जो स्थानीय सरकार है उनके अकाउंट्स की जांच ये नहीं कर सकते। फिर केंद्र शासित प्रदेश के खाते जहां विधानसभा न हो, तो ऐसे यूटी जहां पे विधानसभा नहीं है उनकी जांच ये नहीं कर सकते। बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनी जैसे कि LIC के बारे में हम पढ़ते हैं तो LIC की जांच ये नहीं कर सकते हैं। और खुफिया एजेंसी के अकाउंट्स की जांच भी ये नहीं कर सकते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं, ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि इनकी जांच नहीं हो सकती है। तो इनकी जांच से रिलेटेड 2019 में नेट के एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन बना था, उसको हम ज़रा देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक निम्न में से किसके आधार पर मूल्यांकन अध्ययन कर सकते हैं। तो ऑप्शन में है स्वयं की पहल पर, वित्तीय समिति के अनुरोध पर, व्यवस्थापिका के निर्देश पर, या फिर मंत्रालय के संगठन और विधि विभाग के मैथडम डिवीज़न के अनुरोध पर। तो यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है कि क्या इसका राइट आंसर हो सकता है। तो सबसे पहली बात कि कैग खुद की पहल पर भी कोई भी जांच कर सकते हैं। दूसरा है कि अगर वित्तीय समिति इनसे अनुरोध करती है तो भी ये जांच कर सकते हैं, ये भी ऑप्शन आपका सही है। इसके बाद है व्यवस्थापिका के निर्देश पर भी जांच कर सकते हैं, ऑप्शन सी भी सही है। लेकिन ऑप्शन डी यहाँ पे रॉन्ग है कि मंत्रालय के संगठन और विधि विभाग मैथडम डिवीज़न के अनुरोध पर। तो 3 पॉइंट्स A, B, C, D, आपका डी आंसर इज द राइट आंसर है। सो फ्रेंड्स, कैग का जो काम होता है वो बेसिकली जो केंद्र, राज्य या फिर जो भी सरकारी कंपनियां हैं उनके अकाउंट्स की जांच करने का काम होता है कि इन्होंने कहाँ कहाँ कितना पैसा खर्च किया। लेकिन ये व्यवस्थित करने का भी काम करता है, अकाउंट्स को या फिर खर्च को मैनेज करने का काम भी करता है। लेकिन ऐसा सिर्फ राज्य सरकार के लिए है, केंद्र सरकार के लिए ऐसा नहीं है। 1976 से पहले ये दोनों के लिए ये काम करते थे, केंद्र के लिए भी और राज्यों के लिए भी। यानी कि आप इतना पैसा इस चीज़ में खर्च करोगे
ये भी कैग के द्वारा डिसाइड किया जाता था। लेकिन ऐसा अब 1976 के बाद केवल राज्य सरकार के लिए, केंद्र सरकार के लिए ये काम नहीं करते हैं। ये व्यवस्थित करने का काम केंद्र सरकार के लिए नहीं करते, केवल जांच का काम है। सो फ्रेंड्स, ये जो कैग का पद है ये सिर्फ हमारे देश में ही नहीं है, बल्कि और देशों में भी हमें कैग का पद देखने को मिलता है। अगर हम बात करें, हमने ब्रिटेन से बहुत सारी चीज़ें ली हैं। अगर हम ब्रिटेन के और भारत के कैग में कंपैरिजन करते हैं तो ब्रिटेन का जो कैग होता है उनको भारत से ज़्यादा, भारत के कैग से ज़्यादा शक्तियाँ होती हैं, क्योंकि वहाँ पे जैसे हमारे देश में क्या काम है कैग का, जांच करने का। अगर केंद्र या राज्य सरकार ने कोई खर्च किया है तो उस खर्च के बाद वो उसकी जांच करेंगे। लेकिन ब्रिटेन में क्या होता है कि जो संचित निधि होती है या जो आकस्मिक निधि होती है, उससे अगर कोई भी पैसा निकाला जाएगा तो उसके लिए पहले कैग की परमिशन लेनी पड़ती है। तो कैग की परमिशन से ही वो जो है खजाने से पैसा निकाल सकते हैं, सरकारी खजाने से पैसा निकाल सकते हैं। दूसरी बात है कि भारत में जो कैग है वो संसद का सदस्य नहीं होता है, जबकि ब्रिटेन की अगर हम बात करें तो ब्रिटेन की जो हाउस ऑफ कॉमन्स होता है, बेसिकली जो सरकार वो हाउस ऑफ कॉमन्स के द्वारा ही चलाई जाती है। तो कैग जो है वहाँ पे हाउस ऑफ कॉमन्स का भी सदस्य होता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ब्रिटेन के कैग को जो शक्तियाँ हैं वो हमारे भारत से ज़्यादा हैं, हमारे कैग से ज़्यादा दी हुई हैं। दूसरा, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से दो चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं यहाँ पे, और कि एक तो हमें याद रखना है कि भारत के पहले कैग कौन थे। तो भारत के पहले कैग थे वी नरहरि राव, जो कि 1948 में रहे, 1948 में बने थे। उसके बाद जो है अगर हम वर्तमान की बात करें तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू जो हैं ये भारत के कैग हैं। तो पहले और वर्तमान में आपको याद रखना है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी होगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।